हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू ਗਿਲਸ ਮੈਂਟਰ ई-ਲਰਨਿੰਗ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ फॉर ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम लाइक पटवारी PPSC PSSP और अदर एग्जाम्स ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ SSC ਦਾ NTPC UPSC स्टेट PCS ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। बट स्टार्ट करने तो पहला जिन्होंने अजे तक चैनल सबसक्राइब नहीं किया है वो की है फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल सबसक्राइब करांगे एंड आफ्टर दैट बैल आइकन नू जरूर प्रेस करना ताकि तुहानू की है रेगूलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अज तो अपना मेन जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अज तो आप टॉपिक स्टार्ट करांगे स्टेट एक्सीक्यूटिव का। स्टेट एक्सीक्यूटिव का आप पार्ट जो है टॉपिक अज तो स्टार्ट करांगे। इस तो पहला आप जो यूनियन एक्सीक्यूटिव का पार्ट सीगा वो कंप्लीट कर चुके हैं। और इस तो पहला अपने की है अज का टॉपिक स्टार्ट करने तो पहला जो प्रीवियस सैशन तो आप किया सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का वो जो तुहाडे कमेंट सैक्शन के क्वेश्चनस आए थे एक बार उन्होंने की है डिस्कस कर लैने। तो फर्स्ट क्वेश्चन सीगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजिस होंगे उन्हों का नंबर कौन इंक्रीज़ करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजिस का नंबर इंक्रीज़ करने की जो पावर है वो पार्लीमेंट को होंगी है। एग्जैक्टिव जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वही की है पार्लीमेंट में एक लैटर लिखते हैं कि केसिस बहुत ज़्यादा ने जजिस के नंबर इंक्रीज़ करने की लोड़ है। एक हिसाब का की है प्रपोजल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रखते हैं लेकिन पार्लीमेंट को लिए पावर है कि वो नंबर इंक्रीज़ करना चाहती है कि नहीं। मतलब ना सुप्रीम कोर्ट के जो जजिस का नंबर है वो की है वो नंबर में इंक्रीज़ करने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लीमेंट को ही है। अगर आप प्रेजेंट के नंबर की गल करिए तो प्रेजेंट के सुप्रीम कोर्ट के है 34 जजिस ने टोटल जिन्होंने 33 नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट जजिस और एक की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इस नंबर में एज इट इज़ याद कर लो कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट टाइम के टोटल की है 34 जजिस है जिन्होंने 33 नॉर्मल जजिस और एक की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और प्रेजेंट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन ने? जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की है प्रेजेंट इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। और टोटल नंबर की अगर आप गल करिए तो सुप्रीम कोर्ट के 34 जजिस है और नंबर इंक्रीज़ करने की पावर की है पार्लीमेंट के कोल है। तो आई होप जिहदा क्वेश्चन सीगा उन्होंने क्लीयर हो गया होगा। और सैकेंड क्वेश्चन सीगा रिट्स नाल रिलेटेड कि रिट्स इशू करने की जो पावर है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों को ही है। एक क्वेश्चन सीगा वैसे मैं कल भी पूरे डिटेल के एक्सप्लेन करता सीगा ये सारा टॉपिक बट दोबारा रिपीट कर देनी है कि यस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही की है रिट्स इशू कर सकते हैं। मैं कल भी एक्सप्लेन किया सी और इन्हों का डिफरेंस भी दसिया सी रिट्स का। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की है दोनों ही रिट्स इशू कर सकते हैं। बस डिफरेंस इन्ना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसे फंडामेंटल राइट्स लिए रिट्स इशू कर सकते हैं, हालांकि जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स प्लस बाकी के जो अदर इशूज़ है उन्होंने लिए भी की है रिट्स इशू कर सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के रिट्स इशू करने की पावर थोड़ी लिमिटेड है, वो सिर्फ और सिर्फ की है फंडामेंटल राइट्स तक ही है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन तक के लिए ही रिट्स इशू कर सकती है, हालांकि जो हाई कोर्ट है वो की फंडामेंटल राइट्स प्लस अदर कोई केस है जिसकी वायलेशन हुई है उन्हें रिलेटेड भी की है रिट्स इशू कर सकती है। तो दोनों ही सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिट्स जो है वो इशू कर सकते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स लिए कर सकती है और हाई कोर्ट की है फंडामेंटल राइट्स प्लस अदर राइट्स लिए है रिट्स इशू कर सकते हैं। तो ये तो सीगे अपने प्रीवियस सैशनस तो जो डाउट के क्वेश्चनस आए थे तो आए क्वेश्चनस आप डिस्कस कर लिया जिन्हों के क्वेश्चन से आई होप क्लीयर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। तो हुण स्टार्ट करते हैं अपना अज का मेन टॉपिक। अज का अपना मेन टॉपिक है अज आप करांगे अज तो अपना जो स्टार्ट हो रहा है कि है स्टेट एक्सीक्यूटिव के बारे तो की है आप स्टार्ट करांगे अपना अज का टॉपिक। स्टेट के जो एक्सीक्यूटिव होंगे उन्होंने अज आप डिटेल के डिस्कस करांगे। स्टेट एक्सीक्यूटिव जो है वो एग्जैक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 के आते हैं। पार्ट 6 के और आर्टिकल्स किहड़े है 153 तो लैके 167 इन्हों भी एज इट इज़ लिख लियो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्ट 6 है जिहदे आर्टिकल की है पार्ट 6 है वो की है डील करता है स्टेट एक्सीक्यूटिव के नाल। और आर्टिकल्स किहड़े आते हैं अंडर स्टेट एक्सीक्यूटिव के 153 तो लैके 167 तक के। और स्टेट एक्सीक्यूटिव कौन होंगे है? जो CM होंगे अपने गवर्नर, स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगी है और एडवोकेट जो जनरल होंगे, ये जो 4 पोजीशन है CM, गवर्नर, स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल, ये चारों की है स्टेट के एक्सीक्यूटिव के अंदर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 के अंदर आते हैं। और आर्टिकल्स किहड़े है 153 तो लैके 167 तक के। इस तो पहला आप जो टॉपिक कंप्लीट किया है जिहदे आप पार्ट 5 किया सी। पार्ट 5 डील करता है यूनियन के एक्सीक्यूटिव के नाल और जिहदे आंदे सी किहड़ी पोजीशनस आंदियां सी प्रेजिडेंट दी, वाइस प्रेजिडेंट दी, प्राइम मिनिस्टर दी, काउंसिल
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दी और अटॉर्नी जनरल दी। मैं बार बार रिपीट नाम इसलिए कर रही क्योंकि डायरैक्टली MCQ क्वेश्चन दे विच आ जाता है कि स्टेट एक्सीक्यूटिव दे विच किहड़ियां पोजीशनस आंदियां या फिर यूनियन एक्सीक्यूटिव दे विच किहड़ी पोजीशनस आंदी है। तो इदां दा क्वेश्चन भी MCQ फॉर्म दे विच आ सकता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो स्टेट एक्सीक्यूटिव के अंदर की है 4 पोजीशनस आंदियां ने, CM, गवर्नर, स्टेट दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल। अज आपां की है गवर्नर और जो CM है इन्हां दोनों टॉपिक्स नूं डिस्कस करांगे। इन्हां विचों जिहड़े भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो आपां सिर्फ उन्ना ही डिस्कस करांगे, जिद्दां कि अपॉइंटमेंट किद्दां हुंदी है, रिजाइन किहनूं करदे आ, ओथ कौन लैंदे आ, मैक्सिमम एज की है, पावर्स की है इन्हां दोनों दी और रिलेशन की है आपस दे विच दोनों दा। तो जो इदां दे MCQs क्वेश्चनस आंदे आ उन्हां पॉइंट्स नूं ही अज आपां की है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नूं डिस्कस करांगे। अज आपां 2 करांगे गवर्नर एंड CM। नैक्सट अपने सैशन दे विच आपां की है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल नूं की है कवर कर लांगे। तो सब तो पहला आपां करांगे गवर्नर और उस तो बाद आपां करांगे CM। तो स्टार्ट करते हैं सब तो पहला गवर्नर तो। गवर्नर एग्जैक्टिव विच हुंदा कौन है? तो गवर्नर की है नॉमिनल एक्सीक्यूटिव हैड ऑफ द स्टेट हुंदा है। हुण गल स्टेट दी हो रही है, इस तो पहला आपां यूनियन की पूरी गल कर चुके हैं जिस प्रेजिडेंट सीगे एक्सीक्यूटिव हैड और रियल हैड होंगे प्राइम मिनिस्टर। हुण अपनी स्टेट की गल आ गई जिस एक्सीक्यूटिव हैड होंगे स्टेट के गवर्नर और रियल हैड होंगे कौन? CM। तो जो गवर्नर है वो की है नॉमिनल एक्सीक्यूटिव हैड ऑफ द स्टेट होंगे या फिर इन्होंने की है चीफ एक्सीक्यूटिव हैड भी कह सकते। दो नाम यूज होंगे इन्हों लिए, एक तो नॉमिनल एक्सीक्यूटिव हैड भी आप इन्हों कह सकते हैं स्टेट के, या फिर चीफ एक्सीक्यूटिव हैड ऑफ स्टेट भी आप की है इनू कह सकते हैं। तो इस तो पहले आप देखिए कि 153 तो लैके 167 तक के आर्टिकल्स जो है स्टेट एक्सीक्यूटिव के नाल डील करते। अगर आप गवर्नर की गल करिए तो गवर्नर के नाल 153 तो लैके 162 तक के आर्टिकल्स डील करते। गवर्नर के नाल 153 तो लैके 162 तक के आर्टिकल्स जो है डील करते हैं। ये आर्टिकल्स नाल रिलेटेड क्वेश्चन पटवारी एग्जाम नहीं आएगा, बट यस जो PPSC एग्जाम है UPSC एग्जाम है उन्होंने डायरैक्टली आर्टिकल तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि गवर्नर के नाल किहड़े आर्टिकल्स डील करते हैं। तो 153 तो लैके 160 तक के 2 दे जो आर्टिकल्स है 153 to 162 तक के जो आर्टिकल है वो गवर्नर के नाल डील करते हैं। और गवर्नर हुंदा की है नॉमिनल एक्सीक्यूटिव हैड ऑफ द स्टेट हुंदा या फिर चीफ एक्सीक्यूटिव हैड ऑफ द स्टेट हुंदा। तो गवर्नर की डेफिनेशन की है? गवर्नर इज द नॉमिनल एक्सीक्यूटिव हैड ऑफ द स्टेट और ही इज़ द चीफ एक्सीक्यूटिव हैड ऑफ द स्टेट। नैक्सट आती अपॉइंटमेंट की गल कि इन्हां दी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं। तो जो गवर्नर है उन्होंने डायरैक्टली की है प्रेजिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। आप प्रेजिडेंट दे विच देखिया सी कि प्रेजिडेंट के लिए इनडायरैक्टली इलैक्शनस होंगे, इनडायरैक्टली इलैक्शनस होंगे जिन्हां विच की है MPs पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब इलैक्टेड मैंबर ऑफ पार्लीमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, इलैक्टेड जो मैंबर ऑफ लैजिस्लेटिव असैम्बलीज है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और 2 UT दे दिल्ली और पुडुचेरी दे की है मैंबर्स है जो इलैक्टेड मैंबर्स ने लैजिस्लेटिव असैम्बली दे, ये तीनों जने पार्टिसिपेट करते हैं और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होंदा, इनडायरैक्ट इलैक्शनस होंगे प्रेजिडेंट के लिए। बट अगर आप गवर्नर की गल करिए तो गवर्नर के लिए ना तो कोई डायरैक्ट इलैक्शनस होंगे ना ही कोई इनडायरैक्ट इलैक्शन होंगे। इन्हों की सीधा सीधा की है प्रेजिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो एक हिसाब से इन्हों की है इदा भी क्या भी जाता है कि जो गवर्नर है वो की है रिप्रजेंटेटिव्स होंगे सेंटर के स्टेट के विच। इन्हां दा एक रूल ये भी मन्निया जाता है क्योंकि डायरैक्टली की है प्रेजिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन प्रेजिडेंट भी उन्होंने अपॉइंट करने तो पहला एक बार जो CM होंगे स्टेट का उसदे नाल की है एक बार कंसल्ट करते हैं। तो हुण आपां देखते हैं कि किनू की है प्रेजिडेंट की है गवर्नर एज अ अपॉइंट कर सकते। तो जो प्रेजिडेंट है फर्स्ट यही पॉइंट है कि प्रेजिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर नूं, और उस तो बाद की है जो इनडायरैक्ट इलैक्शनस होंगे कि गवर्नर जो है ना तो डायरैक्टली इलैक्शनस होंगे, नो डायरैक्टली इलैक्शनस होंगे, ना ही कोई इनडायरैक्ट इलैक्शनस होंगे, डायरैक्टली सीधा की है नॉमीनेट किए जाते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि इदा नहीं है कि अगर मान लो कि प्रेजिडेंट अगर डायरैक्टली नॉमीनेट किया जा रहा है, प्रेजिडेंट ने सॉरी गवर्नर अगर डायरैक्टली प्रेजिडेंट द्वारा नॉमीनेट किया जा रहा है तो यदा मतलब वो की है वो सबऑर्डीनेट है, मतलब वो तो थले है। इदा नहीं होंगे, गवर्नर एक ही है इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस है, वो किसी के अंडर नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने नॉमीनेट प्रेजिडेंट कर रहा है पर प्रेजिडेंट द्वारा गवर्नर को नॉमीनेट करने का मतलब ये नहीं है कि गवर्नर जो है प्रेजिडेंट के अंडर आ जाएगा, मतलब सबऑर्डीनेट आ जाएगा। वो एक जो गवर्नर है वो चाहे अपॉइंटमेंट वो प्रेजिडेंट कर रहा है लेकिन फिर भी वो प्रेजिडेंट के अंडर नहीं आते, मतलब सबऑर्डीनेट नहीं होंगे, उन्हें थले नहीं आते। एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, मतलब इन्हों के जो गवर्नर की जो पोजीशन है वो भी एक इंडिपेंडेंट पोजीशन है, कोई सबऑर्डीनेट नहीं है, किसी के थले नहीं आते। ये इंडिपेंडेंट ऑफिस है इन्हों का, इदां दा क्वेश्चन भी आ सकता है। और जो इंडिया दे विच जो कि जो गवर्नर नूं प्रेजिडेंट द्वारा नॉमीनेट करन दी जो एक प्रोसैस है गवर्नर नूं अपॉइंट करन दी, वो की है कैनेडियन मॉडल तो लिया गया है। जिद्दां अमेरिका दे विच गवर्नर दे भी प्रॉपर इलैक्शनस हुंदे हैं, बट इंडिया दे विच इदां नहीं हुंदा। इंडिया दे विच जिद्दां जो
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਸ ਸੱਚ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਟਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟਰਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। 5 ਸਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਇਨ ਜਨਰਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਿਮੂਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਨ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪੋਇੰਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਹੈ 5 ਸਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਖੁਦ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਟਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਈ, ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਔਰ ਰਿਮੂਵਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਔਰ ਟਰਮ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਓਥ ਕੌਣ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਓਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਓਥ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੈ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਓਥ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੋ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾ, तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो कौन है, जस्टिस रवि शंकर झा। ये भी लिख लो, क्वेश्चन आ सकता है। तो इन्होंने ही की है जो गवर्नर है पंजाब के, मतलब एज सच अगर गवर्नर अपॉइंट किए जाए तो इन्हों की रिस्पोंसिबिलिटी होंगी है, जो चीफ जस्टिस होंगे स्टेट के उही की है ओथ एडमिनिस्ट्रेट कराते गवर्नर को। और पंजाब के प्रेजेंट गवर्नर कौन है, VP सिंह बदनौर। तो ओथ चीफ जिस स्टेट का गवर्नर बनया उस स्टेट का की है चीफ जस्टिस, स्टेट के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उन्होंने की है ओथ एडमिनिस्ट्रेट कराता। तो ये आप देख लिया पॉइंट। नैक्सट आ जाता अपना कि अगर इमीजिएटली किसी जो गवर्नर है उसकी डैथ हो जाए, मतलब मान लो एक तो होया सीगा कि रिमूवल खुद नहीं सॉरी एक तो रिजाइन होंगे कि खुद छड़ के चला जाए, एक रिमूव है कि उन्होंने प्रेजिडेंट रिमूव कर दे या फिर उन्होंने ट्रांसफर कर दे। अगर बाई चांस मान लो उसकी डैथ हो जाए इमीजिएट, मतलब कुछ ना कोई नैक्सट गवर्नर जो डिसाइड नहीं होया सी, कुछ प्रोसेस डिसाइड नहीं होया सी, इमीजिएटली अगर किसी इंसान की एज ए जो गवर्नर से उसकी डैथ हो जाती है तो उस टाइम पर की है एज अ टैंपरेरी गवर्नमेंट की है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट देन। उस स्टेट का जो चीफ जस्टिस होंदा है, उस स्टेट की हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होंदा उन्होंने ही की है टैंपरेरी बेसिस पे गवर्नर भी बनाया जा सकता है। अगर गवर्नर की है जो सीट है इमीजिएटली वेकेंट हो जाए या तो उसकी डैथ हो जाए या फिर कोई होर रीजन की वजह ना, अगर इमीजिएटली होंदी है तो टैंपरेरी बेसिस पे की है चीफ जस्टिस ऑफ जो स्टेट के हाई कोर्ट होंगे चीफ जस्टिस होंगे उन्होंने एज अ टैंपरेरी गवर्नर बनाया जा सकता है। तो आप ये भी देख लिया। और अगर आप एज की गल करिए तो एज की गल करिए तो 35 ईयर्स की होंगी है। क्वालिफिकेशन टोटल की है, उन्होंने सिटीजन होना चाहिए, पूरे इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और वो की है 35 ईयर्स तक की एज होनी चाहिए उस इंसान की। एज बहुत इंपॉर्टेंट है, एज तो क्वेश्चन आ जाता है गवर्नर का कि गवर्नर जो है वो एक तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ये तो कॉमन ही है हर एक के सेम एज अ टच दिता होया, और एक की है इन्हों की 35 ईयर्स की एज मिनिमम होनी चाहिए या फिर उस तो वध होनी चाहिए। मतलब अगर गवर्नर लिए किसी बंदे ने अपने नॉमीनेट करना है
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਜੋ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਰ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀ ਹੈ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਨੋਮੀਨੇਟ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਰ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੀ ਪਰਸਨ ਕਦੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ CM ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਸਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। CM ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ CM ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਕੀ ਹੈ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸੇ ਸੇਮ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ 35 ਈਅਰਸ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ 3 ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਫਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ 154th ਆਰਟੀਕਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈਡ ਹੋਏਗਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਹੀ ਜੋ ਐਕਸੀਕਿਊਟਿਵ ਉਹ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਕਸੀਕਿਊਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 163, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈਡ ਕਰੇਗਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ, ਏਡ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਇੱਕ 154th ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ 163rd ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ 164th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਹੈ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ। ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ CM ਨੂੰ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੀ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜੋ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ CM ਦੇ ਵੱਲ। ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ SSC ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਰਟੀਕਲਸ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ 154, 163 ਔਰ 164 ਕੀ ਹੈ 3 ਆਰਟੀਕਲ ਜੋ ਹੈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਓਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਓਥ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੋ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਉਹੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਥ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਟਰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਹੈਗੀ 35 ਈਅਰਸ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ 35 ਈਅਰਸ ਏਜ ਉਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਮੂਵਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਓਥ ਕੀ ਹੈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਥ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਕੀ ਹੈ 35 ਈਅਰਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੀਏ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਓ UPSC ਸਟੇਟ PCS ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਐਕਸੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ। ਐਕਸੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅਪੋਇੰਟ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ PM ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ CM ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆ। CM ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
दूसरा जो है स्टेट की जो इलैक्शन कमीशन होंगी है, स्टेट की जो इलैक्शन कमीशन होंगी है वो चेयरमैन को भी की है गवर्नर अपॉइंट करते हैं। जो स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन होंगी है, स्टेट की जो PSCs होंगी है उन्होंने चेयरमैन को भी की है गवर्नर ही नॉमीनेट करते हैं। बाकी जो चांसलर्स होंगे यूनिवर्सिटी के, स्टेट की यूनिवर्सिटी के जो चांसलर्स होंगे उन्होंने भी की है गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। मतलब जिन्हें भी एक्सीक्यूटिव की पोजीशनस हैं उन्होंने एज सच अपॉइंट किया है गवर्नर को ही राइट होंगे। जिन्हें भी एक्सीक्यूटिव एक्शनस या फिर जिन्हें भी लॉ बनाए जाते स्टेट के है गवर्नर के नाम से बने जाते। और दूसरी इन्हों की पावर होंगी लैजिसलेटिव के होंगी है कि जो स्टेट की लैजिसलेटिव असैंबली है उन्होंने की है डिजोल्व करने का राइट भी इन्होंने को ही होंगे। जो फर्स्ट लैजिसलेटिव असैंबली कोई बन के आती है तो उन्होंने भी एड्रैस की है गवर्नर ही करते। तो एक्सीक्यूटिव लैजिसलेटिव पावर्स इन्होंने इस टाइप की होंगी है। प्लस एक की है जो नॉमीनेशन की अगर गल करिए जिदा आप की है जो यूनीयन की आप गल की सी जिदे प्रेजिडेंट की है लिटरेचर साइंस सोशल साइंस और आर्ट के विचों कुछ इंपॉर्टेंट परसनस नॉमीनेट करते हैं। सेम ही उदा की पावर की है गवर्नर को भी होंगी है। गवर्नर भी की है एग्जैक्ट के जो 1/6 नंबर जो स्टेट की लैजिसलेटिव काउंसिल है असैंबली है वो टोटल नंबर 1/6 नंबर जिन्ना भी निकल के आता है उन्ने नंबर के परसन की है लिटरेचर चो साइंस चो आर्ट चो और कोऑपरेटिव मूवमेंट चो और सोशल साइंस सर्विस विचों की है नॉमीनेट करते। यूनीयन दे विच सिर्फ 4 ही ने लिटरेचर साइंस आर्ट एंड सोशल सर्विस या फिर सोशल साइंस आप जिन्होंने कह दें सोशल सर्विस इन्होंने नॉमीनेट करते हैं। एक जो स्टेट के एक एक्सट्रा ऐड हो जाता है कोऑपरेटिव मूवमेंट का उन्होंने बंदे भी की है गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। प्लस एक एंग्लो इंडियन होंगे जो स्टेट के लैजिसलेटिव असैंबली के अंदर होंगे उन्होंने भी की है गवर्नर ही नॉमीनेट करते हैं। तो ये तो सी इन्हों की लैजिसलेटिव पावर। अगर आप फाइनैंशियल पावर की गल करिए तो जो मनी बिल है वो भी की है इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। पहला रिकमेंडेशन लेनी पैंती गवर्नर तो। प्लस जो स्टेट के बजट होंगे वो भी की है गवर्नर की मतलब गवर्नर ही कहते हैं कि स्टेट की लैजिसलेटिव असैंबली वो सामने प्लेस किया जाए। तो फाइनैंशियल पावर इन्होंने इस टाइप की होंगी है। और दूसरी अगर आप जुडिशल पावर की गल करिए तो जुडिशल पावर दे विच जो अगर स्टेट के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है या फिर स्टेट के जो जजिस है उन्होंने अपॉइंटमेंट के वेले प्रेजिडेंट की है इन्होंने कंसल्ट करता है। तो इस टाइप की की है इन्हों की पावर्स हो जाती है गवर्नर की पावर्स इंपॉर्टेंट जो है UPSC स्टेट PCS एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी एग्जाम्स के लिए नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है पावर्स। जो इंपॉर्टेंट है वो की है एक तो मैक्सिमम एज 35 ईयर्स टर्म 5 ईयर्स अपॉइंटमेंट बाय प्रेजिडेंट रेजिग्नेशन टू प्रेजिडेंट ओथ एडमिनिस्ट्रेशन कौन करांदा है इन्हों चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट दी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की है इन्हों ओथ एडमिनिस्ट्रेट करांदे। तो एग्जाम के लिए इन्ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पावर सिर्फ दूसरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पावर्स पे इन्हों की फर्दर एक्सीक्यूटिव पावर लैजिसलेटिव पावर फाइनैंशियल पावर जुडिशरी पावर इदां दी पावर्स होंगे। आई होप तुहानूं गवर्नर का टॉपिक चंगी तरह समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो एक बार कमेंट कर देना। हुण आपां की है अपना नैक्सट पार्ट के बारे डिस्कस करते हैं। नैक्सट जो अपना अज का टॉपिक है वो की है चीफ मिनिस्टर जो CM होंगे उन्होंने आप डिस्कस करांगे। चीफ मिनिस्टर एग्जैक्ट के कौन होंगे चीफ मिन होंगे हैड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इस तो पहले आप देखिए सी नॉमिनल हैड होंगे गवर्नर और जो रियल हैड की अगर आप गल करिए तो रियल हैड होंगे स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर नूं हुण अपॉइंट कौन करता है। तो जो चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट है वो की है गवर्नर द्वारा की जाती है। गवर्नर द्वारा ही इन्हों की है अपॉइंटमेंट की जाती है। जिदा कि प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट अपॉइंट करते हैं और वो प्रेजिडेंट भी उस इंसान को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है जो कि जो पार्टी जीती है जिन्हों की मेजोरिटी वोट मिले वो लीडर को ही एज अ PM चूज करते हैं। तो सेम केस CM के नाल है। गवर्नर भी एज ए इंसान को एज अ CM नॉमीनेट करते हैं जो कि है जो पार्टी लीडर उस जिहदी पार्टी जित के आई है मतलब जी पार्टी को की है मेजोरिटी वोट मिले है वो ही लीडर को की है जो गवर्नर है एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। तो गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं सॉरी CM जो जिदा PM का आप पढ़िया कि प्रेजिडेंट अपॉइंट करते हैं उदा ही CM अपॉइंट करते गवर्नर। CM अपॉइंट करता है गवर्नर और गवर्नर भी उस इंसान को CM नॉमीनेट करेंगे जो कि लीडर होएगा उस पार्टी का जो कि मेजोरिटी के जिन्होंने की है शेयर्स वोट के शेयर्स मिले। अगर इन केस आएगी कोई भी पार्टी को मेजोरिटी के शेयर नहीं मिले है तो जो गवर्नर है एक इंसान ऐसे इंसान को नॉमीनेट करेगा कि जो कि लार्जेस्ट पार्टी का लीडर हो चाहे मेजोरिटी च वोट नहीं मिले लेकिन की है लार्जेस्ट पार्टी का वो लीडर सीगा तो उस इंसान को की है जो गवर्नर है एज अ CM की है नॉमीनेट कर सकते हैं। पर उन्होंने 1 महीने का टाइम दिता जाएगा कि अपने 1 महीने के अंदर उन्हें की है जो लैजिसलेटिव असैंबली है वो अपना कॉन्फिडेंस लेना होगा मतलब मेजोरिटी सपोर्ट लेना होगा। जिदा आप पहला प्राइम मिनिस्टर की गल की प्राइम मिनिस्टर जो सीन सीगा कि उन्हें इन्ना टाइम दिता जाता है कि अपनी कॉन्फिडेंस प्रूव करे
ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਮ ਵੇ CM ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ CM ਨੂੰ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਲਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ CM ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗਵਰਨਰ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ CM ਬਣਨ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਛ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕੈਮਰਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈਕੈਮਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕੁਛ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਔਰ ਕਾਊਂਸਲ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੈ। तो ये ज़रूरी है कि उस इंसान में CM बनाया जाए जो उन्होंने दिनों विचों या तो लैजिस्लेटिव असैंबली या लैजिस्लेटिव काउंसिल अगर दोनों प्रेजेंट है किसी स्टेट के विच, अगर सिर्फ एक है तो वह ही मैंबर की है होना ज़रूरी है। अगर किसी इंसान ने एज अ CM नॉमिनेट होना, तो अगर वो मैंबर नहीं है तो उन्होंने की है 6 महीने का टाइम दिता जाता, 6 महीने का उन्होंने टाइम दिता जाता कि अपनी मैंबरशिप प्रूव करे या तो लैजिस्लेटिव असैंबली के अंदर लैजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 6 महीने के अंदर मैंबरशिप लैनी पैंदी है। अगर वो मैंबरशिप ले लैंदा तो की है CM की पोजीशन पर बनया रहिंदा, अगर वो मैंबरशिप नहीं लै पाता तो उन्होंने की है हटा दिता जाता CM की सीट तो, फिर नैक्सट CM एज एन चूज़ किया जाता है। पर मेजोरिटी के केसिस के मिल ही जाता उस इंसान को एज अ CM चूज़ किया जाता जिहदे ऑलरेडी बहुत सारे सपोर्टर्स होण असैंबली के, ताकि इदां दी कोई फ्यूचर के की है प्रॉब्लम ना आए। अगर आप टर्म की गल करिए तो एज सच कॉन्स्टिट्यूशन के कोई टर्म नहीं मैंशन है, जिदा कि प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं मैंशन है, उदा ही सेम की है CM का भी नहीं मैंशन है। बट हाँ CM की जो पोजीशन है वह भी की है स्टेट की लैजिस्लेटिव असैंबली के उपर डिपेंड करती है, और स्टेट की भी लैजिस्लेटिव असैंबली है कि है 5 साल तक ही रेंदे, तो इनडायरैक्टली आप कह सकते हैं CM का टर्म भी की है 5 साल तक ही होंगे, क्योंकि कोई इंसान उदों तक ही CM रहिंदा जिन्ना चिर उन्होंने की है असैंबली तो स्टेट की लैजिस्लेटिव असैंबली तो मेजोरिटी के सपोर्ट मिल रहा है। जो उन्होंने सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा तो उन्होंने की है गवर्नर एज अ CM की सीट तो हटा देगा, तो जो लैजिस्लेटिव असैंबली है वह टर्म 5 साल होंगे, तो इनडायरैक्टली आप कह सकते हैं कि CM का भी टर्म की है 5 साल है। बट कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म कुछ भी मैंशन नहीं है CM का, गवर्नर के उपर डिसाइड होंगे। नैक्सट आप गल करिए रिलेशनशिप की कि CM और गवर्नर के किदां दा रिलेशन होंदा, तो रिलेशन के नाल भी डील 3 आर्टिकल करते हैं 163, 164 एंड 167। 63 एंड 64 तो आप ऑलरेडी डील कर ले मतलब डिस्कस कर ले कि 167 एक्सट्रा एडेड है जो कि शो करता है CM की और गवर्नर के रिलेशन। तो 163 के लिखा है कि गवर्नर को एडवाइस करनगे कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिहदे हैड होणगे CM। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिहदे हैड होणगे CM, और ये इन्हां दा काम ही है गवर्नर को एडवाइस करना, एड एंड एडवाइस करना। गवर्नर ही है जो अपॉइंट करता है CM ਨੂੰ, और फर्दर CM ही की है रिकमेंड करता है बाकी के मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट लिए। जो आप स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिस्कस करांगे उदों आप फर्दर कंप्लीटली डिटेल के डिस्कस कर लाँगे। तो ये एक्जैक्टिव सिर्फ इन्ना समझ लो कि जो आर्टिकल 164 है वो इन्ना लिखा हुआ है कि गवर्नर अपॉइंट करता है CM ਨੂੰ, CM फर्दर रिकमेंड करता है बाकी मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट ले लिए। और जो लास्ट आर्टिकल है जो कि गवर्नर और CM का रिलेशन दस रहा है 167 का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ लिखा है कि CM का काम है कि सारे जिन्ने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जिन्हें भी इंपॉर्टेंट डिसीजनस ले वो सारे के सारे की है गवर्नर को जाके कम्यूनीकेट करने। सेम वे जिदा PM का काम होंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा ले गए डिसीजन को प्रेजिडेंट तक पहुँचाना, सेम वे CM का काम होंगे कि उन्हें स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा ले गए डिसीजन की है गवर्नर तक पहुँचाना। ये भी की है CM का ही CM का एक काम होंगे, CM ही एक लिंक बनता है गवर्नर के अंदर और दूसरी अपनी की है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर। स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उन्होंने और गवर्नर के लिंक होंगे है PM वो की है लिंक होंगे। तो ये 3 आर्टिकल ही डील करते हैं पोजीशन के नाल, पोजीशन किहड़ी वाली कि CM और गवर्नर का रिलेशन की होंगे। ऐसे तुहानूं याद करने की लोड़ नहीं हैगी है। जो UPSC और स्टेट PCS के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने इंपॉर्टेंट है पढ़ना। जो पटवारी एग्जाम्स वाले उन्होंने सिंपल इन्ना याद रख लिया कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, CM की अपॉइंटमेंट की जाती है गवर्नर द्वारा। गवर्नर भी उस इंसान को एज अ लीडर उस पार्टी के लीडर एज अ CM चूज़ करता है जो कि मेजोरिटी जिन्होंने वोट मिली हो। अगर मेजोरिटी कोई पार्टी को वोट नहीं मिली है तो जी लार्जेस्ट पार्टी है वो लीडर एज अ CM चूज़ किया जाता है, जिन्होंने 1 महीने का टाइम दिता जाता है कि वो अपना की है मेजोरिटी सपोर्ट ले काउंसिल तो या फिर असैंबली तो। और दूसरी कंडीशन की है उन्होंने मैंबर होना जरूरी है। अगर लैजिस्लेटिव असैंबली है सिर्फ तो लैजिस्लेटिव असैंबली का मैंबर या फिर काउंसिल और असैंबली दोनों ही प्रेजेंट है तो दोनों में किसी भी एक लैजिस्लेटिव का चाहे असैंबली का चाहे काउंसिल का मैंबर होना चाहिए। अगर मैंबर नहीं है तो उन्होंने की है 6 महीने का टाइम दिता जाता है मैंबरशिप प्रूव करने के लिए, फिर ही अपनी सीट पर की है रह सकता है। टर्म का भी एज सच कॉन्स्टिट्यूशन के मैंशन नहीं है, बट इन्हों की है
जो सीट है सीएम ਦੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸੀਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਟਰਮ ਹੁੰਦਾ 5 ਸਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੈਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੀਐਮ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਆਰਟੀਕਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ 163 164 ਐਂਡ 167 ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਓਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਓਥ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਦਵਾਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਅਪਾਇੰਟ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਓਥ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਬਟ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ। ਓਥ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਦਵਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਐਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੀਐਮ। ਤੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਲਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮੇਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਡ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਜੋ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 2 ਸਟੇਟ ਐਕਸੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ 2 ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਗਵਰਨਰ ਐਂਡ ਸੀਐਮ। ਇਹ 2 ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।